आप सभी को मेरा नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल सीके हिंदी सागर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कक्षा 8 के विद्यार्थी, आज आप लोग अध्याय 12 केसर वाले देश में नामक पाठ पढ़ेंगे। विद्यार्थी, मैं आपको बता दूं कि यह अध्याय बहुत ज़बरदस्त है। यदि आप इसे पढ़ लेंगे तो समझ लीजिए कश्मीर घूम लिए, ऐसा प्रतीत होगा आपको। चलते हैं, प्रारंभ करते हैं विद्यार्थीगण। मैं अपने बचपन से सुनता चला आ रहा था कि कश्मीर भारत का स्वर्ग है। बड़ी समस्या थी कि न यह स्वर्ग देखा था और न कश्मीर। पता कैसे चले कि स्वर्ग कैसा है या कश्मीर कैसा है। इसीलिए एक दिन कुछ मित्रों के साथ दिल्ली से कश्मीर यात्रा का कार्यक्रम बना बैठा। कार्यक्रम बनाया ही नहीं, चल भी पड़ा। मतलब बनते ही हम लोग चल पड़े। कहने मतलब भाई यह है। पहले रेलगाड़ी पठान तक ही जाती थी, लेकिन अब जम्मू तक जाती है। जम्मू का नाम तो आपने सुना होगा। तवी नदी के किनारे एक ऐसा शहर है जो अपने मंदिरों के लिए मशहूर है। जम्मू के रघुनाथ जी देश भर में मशहूर है। रघुनाथ जी मंदिर का गुंबद सोने से जड़ा है। रघुनाथ जी मंदिर का गुंबद सोने से जड़ा है और दूर से ही चमकता है। लेकिन यहाँ एक ही मंदिर नहीं है, अनेक मंदिर और अनेक महादेव हैं। एक महादेव पारदर्शी हैं, स्फटिक के। शायद भारत माता में ऐसे दूसरे नहीं हैं। जम्मू गए और वैष्णो देवी न गए तो लोग कहते हैं कि जीवन अकारत है, यानी बेकार है। मेरे साथियों में एक ही हिम्मत वैष्णो देवी के नाम सुनने लगी। मेरे साथियों में एक ही की हिम्मत वैष्णो देवी के नाम से छूटने लगी। कारण यह नहीं था कि वे देवी दर्शन नहीं करना चाहते थे। असल में देवी तक पहुंचने में जितनी सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है, उतने में तो अच्छों की हिम्मत टूट जाती है। ये बेचारे थोड़े थुल थे। कौन? जो एक व्यक्ति था जिसकी हिम्मत छूट गई थी। उसकी सेहत का ख्याल करके हम लोगों ने वैष्णो देवी की जगह श्रीनगर और पहलगांव जाना तय किया। जम्मू से सुबह बसें चली और पूरा दिन चली। जम्मू के बाद ही पहाड़ों का सिलसिला शुरू हुआ। पहले छोटे, फिर बड़े और फिर बहुत बड़े। बटोट के पास एक चोटी पर बस रुकी। लाल छतों वाले बंगले हरियाली के बीच खड़े खूबसूरत लग रहे थे। नाम पूछा तो पता चला कि पत्नी टॉप है। वहां से चले तो उतराई शुरू हो गई। हम चले थे ऊंचे चढ़ने, लेकिन उतरने लगे तो उतरते ही चले गए। वे पहाड़ थे बड़े घसकीले। यही घसकीले पहाड़ बरसात में घसक कर रास्ता जाम कर देते हैं। सारा रास्ता ही बंद हो जाता है। बड़े बड़े बुलडोजर रास्ते का घसका पहाड़ और चट्टानें हटाते हैं, तब कहीं मार्ग खुलता है। बरसात में ऐसा अक्सर हो जाता है। राम राम करते राम बन गया। फिर जो चढ़ाई शुरू हुई तो बस को भी चक्कर आने लगे। यानी रास्ता इतना टेढ़ा मेढ़ा कि मोड़ों गिनती करना मुश्किल हो गया। कोई गिने भी तो कितना, हर 50 गज पर एक मोड़। करते करते हम उस ऊंचे इलाके में पहुंच गए जहां जवाहर सुरंग बनाई गई है। बनिहाल दर्जे पर उस सुरंग के बनने के पहले उस पहाड़ को चढ़कर ही पार करना पड़ता था। बस में बैठे एक सज्जन बताने लगे कि इस 1.5 मील लंबी सुरंग को दोनों तरफ से तोड़ा गया। दोनों तरफ से बहुत बड़ी बात है। सुरंग बनाते समय जब बीच में पहुंचे और आर पार नहीं हुए तो काम करने वालों में निराशा छाने लगी। कहते हैं कि उसका इंजीनियर अपने काम पर इतना विश्वास रखता था कि उसने बारूद लगवाई और कहा कि तोड़ दो, इस बार आर पार हो जाएगी। अगर नहीं हुई तो कईयों के मन ने पूछा, मतलब कई लोगों ने सोचे कि अगर नहीं हुई
तो फिर अपने को इंजीनियर नहीं कहेंगे। इंजीनियर ने सोचा, बारूद के गोलों में आग लगा दी और पहाड़ की छाती दहल गई। सुरंग का मुंह आर पार हो गया। इस कहानी की असलियत तो जो रही हो, लेकिन इतना जरूर समझ में आया कि अपने काम पर आदमी को इतना ही भरोसा होना चाहिए। उस सुरंग के पार करते ही स्वर्ग के दर्शन होने लगे। नीचे झांका तो पता चला कि हरियाली के कटोरे में जो बस्ती दिख रही है वह बेरीनाग है। हम बेरीनाग पहुँचे। वहाँ एक खूबसूरत बगीचा और एक जलकुंड है जिसे जहांगीर ने चारों ओर से पक्का मेहराबदार बनवा दिया था। लोग कहते हैं वह झेलम नदी का उद्गम स्थल है। इतनी बड़ी झेलम इतने बड़े कुंड से निकलेगी मुझे भरोसा नहीं हुआ, लेकिन पानी लगातार वहाँ से बह रहा था और पता नहीं कहाँ जा रहा था। मान लिया कि यही झेलम थी। बाद में हमारी बस उसी पानी की दिशा में चली तो अनंतनाग होती हुई पहलगांव की दिशा में मुड़ गई। यह रास्ता बेहद खूबसूरत हरियाली से डूबा हुआ है। मन को लगने लगा कि जरूर स्वर्ग की तरफ बढ़ रहे हैं। तभी जाने कहाँ से हमारी सड़क के किनारे एक खूबसूरत सी नदी आ गई। नाम का पता लगाया तो पता चला कि लिद्दर नदी है। कौन सी नदी? लिद्दर नदी। उसी नदी किनारे किनारे पहलगांव आ गए। मतलब नदी किनारे होते होते पहलगांव आ गए। और सच बताऊं, पहलगांव आने पर लगा कि स्वर्ग में आ गए। छोटा सा बाजार, सड़क के दोनों ओर की दुकानें, सड़क के नीचे लिद्दर नदी का लगातार हाहाकार। सड़क के नीचे मैंने इतनी खूबसूरत नदी अपनी याद में कभी देखी नहीं थी। यूरोप की कुछ मशहूर नदियों को देखकर हाल में ही लौटा था, लेखक कह रहा है, और उन नदियों की गंदगी देखकर लिद्दर की खूबसूरती सचमुच ऐसी लगती है जैसे स्वर्ग की नदियों की होती होगी। तेजी ऐसी कि सांप भी पीछे रह जाए, स्वच्छता ऐसी कि बार बार छूने को मन ललचाए, लेकिन ठंडी ऐसी कि पानी छुआ न जाए, मन स्पर्श भी न कर पाए, इतना ठंडा पानी था। सामने के पहाड़ में एक बर्फ का टुकड़ा पत्थरों में जमकर रुई के फाहे जैसा लग रहा था। पहलगांव में एक घोड़े वाले से पूछा, कुल्हाड़ी चलोगे? बोला, चलेंगे। मैंने पूछा, चढ़ना कितना पड़ेगा? बोत चढ़ना पड़ेगा साहब। और चढ़ने का नाम सुनकर मेरे उन्हीं थुल साथी की हवा फिर खिसक गई, जो मतलब वहाँ पे जाना नहीं चाहता था, कश्मीर। खैर, जाना तो हमें भी नहीं था, लेकिन इसी पूछताछ में पता चला कि पहलगांव से 8 मील पर चंदनबाड़ी है जहाँ तक जीप जाती है। फिर पिस्सू टाप है जिसकी चढ़ाई अमरनाथ यात्रा की सबसे कठिन मानी जाती है। वहाँ से आगे शेषनाग झील है जिसका पानी हमेशा नीला रहता है और स्वर्ग की नदियों से टक्कर लेता है। कौन? शेषनाग झील। शेषनाग झील के आगे अमरनाथ गुफा है जहाँ रक्षाबंधन को लोग बाबा अमरनाथ के दर्शन करने के लिए देश विदेश से आते हैं। ये बाबा अमरनाथ बर्फ के बने हुए हैं जो चाँद के घटने बढ़ने के हिसाब से बढ़ते रहते हैं। अमरनाथ के आगे लद्दाख की सीमाएं हैं। तय किया गया कि अब श्रीनगर चला जाए। बस में बैठे कि श्रीनगर हाजिर, मतलब तुरंत पहुंच गए। पहुंचे भी नहीं थे कि हम मन ललकने लगा श्रीनगर घूमने को। एक सज्जन ने पूछा, डल झील कहाँ है? उन्होंने रास्ता बता दिया और हम उस सांस में डूबे हुए डल झील के किनारे, देखिए यहाँ पे कुछ चित्र है मनोरम, देख पा रहे हैं? देखिए यहाँ पे यह चित्र है, यह बगल बगल जल है, यहाँ पे नाव आप देख ही पा रहे हैं। आगे देखते हैं। आ गए। असल में श्रीनगर झीलों और झेलम का मिलाजुला शहर है। अगर आप चाहें तो किसी शिकारे में बैठकर श्रीनगर का काफ़ी बड़ा हिस्सा पानी घूम सकते हैं। डल का मज़ा बिना शिकारे में चढ़े नहीं आता। सो साहब, एक शिकारा किया गया और मज़ा चप्पुओं की छप छप के साथ ही आने लगा। आप
नाव में बैठे रहिए और नाव में लगी दुकानें आपके पास से गुजरती जाएगी। फूल, केसर, कश्मीरी रेशम के काम की चीज़ें इन नाव पर मिलती है। एक साथी केसर पर मुग्ध थे, यानी प्रसन्न थे। सबको केसर खरीदवाने में लग गए। फिर हम लोग 4 चिनार तक गए। 4 चिनार 4 बड़े बड़े चिनार के पेड़ों वाला एक छोटा सा टापू है जो आसपास डल के पानी से घिरा हुआ खूबसूरत लगता है। डल के ही किनारे ऊंची पहाड़ी पर शंकराचार्य का मंदिर भी है। कहाँ? डल के किनारे ऊंची पहाड़ी पर। वहाँ हम लोग टैक्सी में गए और फिर वहीं टैक्सी हमें निशात बाग ले गई। निशात बाग डल के किनारे ही चबूतरे जैसे बगीचों पर सीढ़ी दर सीढ़ी ऊपर चढ़ता हुआ एक खूबसूरत बाग है। बाग के सबसे ऊपरी हिस्से में खड़े होकर डल की तरफ देखा तो ऐसा लगता है मानो एक खूबसूरत स्त्री एक खूबसूरत आईने में अपना चेहरा झांक रही हो। डल के पश्चिम में निशात के सामने नसीम बाग है जिसे सम्राट अकबर ने बनवाया था। इसे ठंडी हवाओं का बाग जानकर सही ढंग से समझा जा सकता है। लेकिन आइए आपको ले चले जहांगीर के लगवाए बाग में, जिसे शालीमार बाग कहते हैं। चिनार के दरख्तों की गोद में जहांगीर का यह प्यारा सा बाग करीब 400 साल पुराना है। इसके चबूतरे संगमरमरी मेहराबों वाले छोटे छोटे सैरगाह, बरामदे, चश्मे और झरने रात की रोशनी में इस दुनिया से ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। अब वहाँ रोज़ शाम को ध्वनि और प्रकाश के जरिए इतिहास को उतारा जाता है। वह दृश्य तो देखने का काबिल होता है जब पेड़ों की टहनियों और फूलों की क्यारियों के बीच से घुघरुओं की आवाज़ें आती सुनाई देती है। पूरा इतिहास जैसे शालीमार में उतरकर खड़ा हो जाता है। लेकिन यहीं खड़े रहने से काम नहीं चलेगा। हमें तो अभी चश्मे शाही चलना है जिसका पानी दवा का काम करता है। चश्मे शाही यानी बादशाही सोता शाहजहां की देन है। ऐसा ही एक सोता श्रीनगर से 60 किलोमीटर दूर अचबल में है। अनंतनाग में भी ऐसे कुछ सोते हैं। आइए इन सोतों के चक्कर में आपको उस झील में ले चलें जो है तो डल से छोटी, लेकिन वहाँ जल क्रीड़ाएं खूब होती हैं। मोटर बोट में सर्फिंग, स्कीइंग, तैराकी आदि करते हुए सैलानियों को देखना बड़ा ही खूबसूरत लगता है। झेलम की हाउस बोटों की दुनिया भी अजीब है। हम लोग होटल में ठहरे थे, लेकिन एक हाउस बोट को अंदर से देखने का बड़ा मन था। ये कैसा है? अपने शिकारे को एक हाउस बोट के पास लगवाया। आवाज़ की हाउस बोट का मालिक आए तो उसके भाव ताव करे। आवाज़ दी कि हाउस बोट का मालिक आइए, उसके हाव भाव ताव करे, मतलब कि कितने में चलेगा, कितने में नहीं चलेगा। शायद आवाज़ नहीं सुनी। हमने सोचा कि अंदर होगा, सो हाउस बोट में पहुंच गए। अंदर झांका तो देखिए तबीयत दंग। बाहर से जो केवल एक नाव लग रही थी, वह अंदर पूरा राशि महल था। फर्श पर कालीन बिछा हुआ, सोफे और तकिए लगे हुए, बिजली पंखों में से लैस पूरा तैरता महल। हम अजनबियों को इस तरह हाउस बोट में घुसा देख मालिक भागा हुआ आया और खूब बिगड़ा हम पर। हमने माफ़ी मांगी और वापस हो गए। तब उसने बताया कि इस तरह लोग आकर हमारा हाउस बोट गंदा कर जाते हैं। उसकी बातचीत से पता चला कि ये हाउस बोट शहर में आलीशान होटलों से ज़्यादा महंगे और ज़्यादा आरामदायक है। दूसरे दिन गुलमर्ग आए। गुलमर्ग 2650 मीटर ऊंची एक खूबसूरत चरागाह है जहां हर मौसम में मोटर से पहुंचा जा सकता है। गोल्फलिंग और बर्फ पर स्कीइंग के लिए यह बहुत मशहूर है। स्कीइंग के लिए तो भयंकर सर्दी के दिनों में जाना होता है, लेकिन स्कीइंग करने वाले को ऊपर चढ़ने के लिए जो रोपवे रज्जू मार्ग बनाया गया है, उस पर चढ़कर हमें भी मज़ा आया।
हम चढ़ तो गए लेकिन लौटते समय कुर्सी पर आसमान में ही टंगे थे कि पानी बरसने लगा। न कूद सके न भाग सकते थे क्योंकि रस्सी में बंधे कुर्सियां अपनी रफ्तार से सरक रही थी। धीरे धीरे जब हम नीचे उतरते तो पानी थम गया था और हम मारे सर्दी के ठिठुर रहे थे। लौटकर श्रीनगर में रात भर कम्बलों में दुबके रहे। गुलबर्ग के पास ही थोड़ा और ऊंचाई पर किलर मार्ग पड़ता है, फिर और ऊंचाई पर लेह की तरफ बढ़ जाते हैं। मगर हम उतनी सर्दी में घबरा गए थे और ऊंचाई पर जाने का हौसला खो बैठे थे। हिमालय की इस खूबसूरत वादी को और नज़दीक से देखने के लिए दोबारा आने का हृदय करके हम लोग अपने घरों की ओर लौट पड़े। लेकिन इतना ही कश्मीर देखकर यह महसूस कर लिया कि अगर कश्मीर नहीं देखा तो हिंदुस्तान में कुछ नहीं देखा। सेब के बाग, बादाम की बाड़ियाँ, केसर के खेत, महजूर के गीत, बर्फ की चादरें ताने हिमालय के विशाल पर्वतखंड और झीलों के आईनों में मुंह झांकती चोटियाँ, चश्मे और झरने, और सबसे बढ़कर कश्मीर के भोले भाले मेहमानवाज लोग, यह सब स्वर्ग नहीं तो और क्या है। विद्यार्थीगण यहाँ पे देखिए, इसके लेखक श्री कन्हैयालाल नंदन जी हैं। देखिए यहाँ पे कुछ शब्दार्थ हैं जिसे आपको अपने उत्तर पुस्तिका पर लिखने हैं। तो विद्यार्थीगण जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।